हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। और अगर आप लोगों को प्रीवियस पार्ट याद ना हो तो मैं आपको बता दूँ कि प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था। तो आप पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं, लेकिन जैसे हमने देखा था कि कैसे वांगजी विंग के लिए ऑब्सेस था, कैसे उसने अपने बच्चों को मार दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके और विंग के बीच में कोई भी आए, जिस वजह से सिचैन ने विंग के साथ मिलकर विंग की फेक डेथ की प्लानिंग की और वांगजी को रियलाइजेशन करवाया कि उसने कितना गलत किया था। और करीब 9 मंथ के बाद, जब विंग का 9th मंथ चल ही रहा था, तब वांगजी फाइनली विंग से मिलता है और वो बहुत शॉक होता है कि जिसकी वजह से वांगजी इतना गिल्ट में था, इतना परेशान था कि उसने खो दिया अपने प्यार को, जिस वजह से वांगजी को थेरेपिस्ट का भी सहारा लेना पड़ा। वो पर्सन ज़िंदा है और विंग वांगजी को देखकर इतना शॉक था कि वो खुद को संभाल नहीं पाया और गिर गया, जिस वजह से उसका लेबर पेन स्टार्ट हो गया और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां पर उसने एक प्यारी सी गर्ल को बर्थ दिया। उसके बच्चे को बर्थ देने के बाद सिचैन ने अपनी फैमिली और विंग की फैमिली को बुलाकर सब कुछ बता दिया, जहां पर सब कुछ सुनने के बाद मैडम यू ये डिसाइड करती है कि वो विंग को अपने साथ ले जाएगी। तो मैंने ये स्टोरी आपको शॉर्ट में सुना दी है, अगर आपको अच्छे से जाननी है तो आप प्रीवियस पार्ट को सुन सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। मैडम यू की बात सुनने के बाद मिसेस लैन मैडम यू के पास आकर कहती है, यू ये तुम क्या कह रही हो? तभी मैडम यू मैडम लैन की तरफ देखकर कहती है, सही कह रही हूँ मैं अब अपने बच्चे को और ज़्यादा सफ़र करता नहीं देख सकती। पहले ही उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल लिया है और अब तो मैं उसको बिल्कुल भी कुछ भी झेलने नहीं दूंगी। सिचैन, मुझे जल्दी विंग के पास ले चलो, जल्द से जल्द। सिचैन कहता है, ठीक है आंट। सिचैन अब सभी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वांगजी यहाँ पर हॉस्पिटल में विंग के पास ही बैठा था। वो विंग को अपने हाथों से ही खाना खिला रहा था। खाना फिनिश हो जाने के बाद वांगजी विंग को लेटाता है। विंग को लेटाने के बाद वांगजी विंग से कहता है, अब आप आराम कीजिए। विंग एक नज़र अपनी बच्ची को देखता है और फिर वांगजी को देखता है। वांगजी विंग से कहता है, वो भी सो रही है। विंग जो कि अब अपनी आंखें बंद ही करता है कि तभी रूम में अचानक से बहुत से लोग आ जाते हैं। वो सभी कोई और नहीं बल्कि विंग की फैमिली, यानी कि जियान चैंग, यान ली, मैडम यू, जान फैमिया और साथ ही वांगजी की फैमिली, मिस्टर लैन, मिसेस लैन, सिचैन, सारे आ चुके थे। मैडम यू विंग को देखते ही कहती, विंग विंग। जैसे ही मैडम यू की आवाज़ सुनता है, वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू को देखते ही विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैडम यू को उसने बहुत समय बाद देखा था। मैडम यू जो कि उसकी आंट है, पर उन्होंने विंग को अपने बच्चे जैसा संभाला है, इसलिए वो विंग के लिए एक तरह से उसकी माँ ही है। और अपनी माँ को इतने समय बाद देखकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। मैडम यू जल्दी से भागकर विंग के पास आती और कहती, विंग विंग मेरा बच्चा तुम ठीक हो ना? विंग जो कि कहता है, माँ। तभी मैडम यू जो कि रोने लग जाती है और तुरंत ही विंग को हक कर लेती है, कहती है, मेरा बच्चा। इधर दूसरी तरफ मैडम लैन जो कि सीधा विंग के बेबी यानी कि अपनी ग्रैंड डॉटर के पास जाती है और उसे देखकर कहती है, कितनी सुंदर है ये। वांगजी जो कि अपनी माँ को देख रहा था। तभी मैडम यू मिसेस लैन को गुस्से में देखती है। मिसेस लैन जो कि मैडम यू का इतना गुस्से भरा चेहरा देखकर घबरा जाती है। मैडम यू विंग से कहती है, विंग ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे बहुत बहुत रुलाया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। विंग जो कि अपने कमज़ोर हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था और बोलने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत मुश्किल से बोलता है, कहता है, नहीं नहीं माफ़ कर दीजिए। तभी मैडम यू कहती है, तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? हाँ, तुम्हें पता है मेरी हालत क्या थी। विंग जो कि रोने लगता और कहता है, माँ। तभी मैडम यू कहती है,
तुम इतना कुछ झेल रहे थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों क्यों मुझसे छुपाया? क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतने भी मायने नहीं रखती थी कि तुम मुझे कुछ बता ना सको? विंग जो कि सिर हिलाकर ये बताने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम यू जो कि विंग से कहती है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, अभी अभी मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती, तुम मेरे साथ चलोगे। विंग जो कि मैडम यू को ही देख रहा था। मैडम यू जो कि विंग को देख रही थी, विंग कितना कमज़ोर हो गया है और डिलीवरी के बाद तो वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। उसका हाथ नहीं उठ रहा, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा। ये देखकर तो मैडम यू को और रोना आ रहा है। यहाँ लीवी विंग के पास आके कहती है, विंग विंग जान चैंग जान फेमस सब विंग के पास थे। मैडम लैन भी विंग के पास जाना चाहती थी, पर विंग की फैमिली ने उसे इस तरह घेरा हुआ था कि मैडम लैन चाहकर भी विंग के पास जा ही नहीं पा रही थी। वो बस इंतज़ार कर रही थी कि कब उन्हें मौका मिलेगा विंग के पास जाने का, क्योंकि वो भी विंग से प्यार करती है और विंग ने तो उन्हें इतनी बड़ी खुशी दी है। उनकी ग्रैंड डॉटर मैडम लैन जो कि बस उन्हीं सबको देख रही थी। वांग जी जो कि सबको देख ही रहा था। तभी अचानक से मैडम यू कहती, अब तुम्हें इस घटिया इंसान के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है विंग, अब तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ रहोगे और इनमें से किसी को भी मैं तुम्हें देखने तक नहीं दूंगी। जैसे ही मैडम यू कहती है, तभी मैडम लैन आगे आती है और कहती है, यू ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा मत करो। तभी वांग जी कहता है, माँ। तभी मैडम यू खड़ी होती है और कहती है, चुप रहो, खबरदार अगर तुमने मुझे माँ कहा तो। माँ कहते हो, माँ कहते हो? और क्या तुमने एक बेटे का फ़र्ज़ निभाया? हाँ, तुमने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी, क्या क्या किया उसके साथ, मैं वो कभी नहीं भूल सकती लान वांग जी। और अब मैं तुम्हें अपने बेटे के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। मेरा बेटा, जब मुझे पता चला है कि ये ज़िंदा है और इसकी हालत अच्छी नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं इसके आसपास रहने दूंगी? तभी वांग जी घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर मैं आपसे एक मौका मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपने ओमेगा और अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। तभी मैडम ये कहती है, तुम्हारा हक दोनों पर नहीं है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है, वो अपनी नज़रें उठाकर मैडम यू को देखता है। मैडम यू कहती है, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा ओमेगा, तुम्हारा बच्चा? जिस बच्चे को तुम चाहते नहीं थे, जिस बच्चे को तुम मार देते अगर तुम्हें पता लगता कि विंग के अंदर वो है, उस बच्चे को तुम अपना बता रहे हो? और क्या अपना ओमेगा बता रहे हो मेरे बच्चे को? क्या तुमने उसे अपने ओमेगा का दर्जा दिया है? क्या तुमने उसे एक अच्छे अल्फा की तरह रखा है? मेरे बच्चे को तुमने बस सताया है, उसे तड़पाया है, उससे उसके बच्चे छीने हैं। मैं ये कभी नहीं भूल सकती। जब मैंने जाना था ना कि तुमने क्या किया है, मैंने तभी कसम खा ली थी कि तुम्हें तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें एक अच्छा सा सबक सिखाऊंगी और इससे अच्छा तुम्हारे लिए कोई सबक नहीं हो सकता कि तुम मेरे बच्चे और अपने बच्चे से दूर रहो, समझे? फैम मैम जैसे ही मैडम ये कहती है, फैम मैम आगे आते हैं और कहते हैं, हाँ यू। तभी मैडम ये कहती है, फैम मैम जान चैंग विंग को ले चलो, इसे हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसे हम आज ही जियांग हाउस लेकर जाएंगे। विंग जो कि सबको देख रहा था, वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी यान ली विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, विंग शांत रहो। विंग अपनी जजे की तरफ देखता है। आज पता नहीं क्यों यानली भी बहुत बदली हुई सी थी। वो यानली जो कि हमेशा सिचुएशन को संभालती है, हमेशा हर किसी को बोलने का मौका देती है, सबकी बातें सुनती है और सबको समझाने की कोशिश करती है, आज वो भी बस यही चाहती थी कि जो मैडम यू चाहती है वही हो। वो भी विंग को यहाँ नहीं रहने देना चाहती, क्योंकि जो उसने सुना वो उसके दिल पर भी एक तीर की तरह लगा है। यानी विंग के चेहरे को सहलाती और कहती है, अब तुम्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विंग, अब हम हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराती है। तभी मैडम यू कहती है, जियान चैंग जाओ अपने नेफ्यू को लेकर आओ। जैसे ही जियान चैंग ये सुनता है, वो तुरंत जाता है। वो विंग के बेबी को देखता है। विंग का बेबी बहुत क्यूट था, उसके लिप्स के नीचे भी विंग की तरह मोल था। जियान चैंग उसे बहुत खुशी से अपने गोद में उठाता है और कहता है, माँ
देखिए ना, ये तो बिल्कुल विंग की तरह है। जैसे ही मैडम ये सुनती है, उनकी नज़र जियान चंग और उस बेबी पर जाती है। मैडम यू जब उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है और कहती है, सच, तुम सच कह रहे हो, कितनी प्यारी है ये। मैडम लैन जो कि जल्दी से आती है और कहती है, हाँ, और देखो इसकी नोज़ तो वांगजी जैसी है ना, और सिचान ने बताया था कि आंखें भी वांगजी जैसी है। तभी मैडम यू मिसिस लैन को देखती है और कहती है, खबरदार अगर तुमने इसे अपने बेटे से जोड़ने की कोशिश की तो। तभी मिसिस लैन कहती है, यू अब तुम्हारा बहुत हो गया, क्यों ना जोड़ूं मैं इसको मेरे बेटे से, आखिर ये मेरे बेटे का ही अंश है। तभी मैडम यू कहती है, बस बहुत हो गया, जान चंग जल्दी डॉक्टर से बात करो। जान चंग कहता हूँ। जान चंग जाने ही वाला था, लेकिन तभी डॉक्टर खुद ही वहाँ आ जाते हैं और इतने सारे लोगों को रूम में देखकर कहते हैं, आप सभी इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि पेशेंट कितना कमज़ोर है, उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। आप सभी के यहाँ होने से अभी वो कितना परेशान होगा। मैं उसे यहाँ चेक करने आया हूँ, मुझे चेक करने दीजिए। सभी लोग साइड हट जाते हैं। डॉक्टर विंग को चेक करने आते हैं और विंग को चेक कर कर कहते हैं, देखिए अभी आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको बहुत रेस्ट की ज़रूरत है और आपको हर पल किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी ही। तभी मैडम यू आगे आती है और कहती है, क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? तभी डॉक्टर कहते हैं, हाँ आप इसे घर ले जा सकते हैं, पर ये बहुत कमज़ोर है। तभी मैडम यू कहती है, आप इसकी चिंता मत करिए, मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसे संभाल लूँगी। तभी डॉक्टर कहते हैं, अच्छा तो आप इनकी मदर हैं, ठीक है, आप इन्हें ले जाइए, पर हाँ इनका ख्याल रखिएगा और इन्हें हो सके तो चेकअप के लिए लेते आइएगा, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर दे देता हूँ, जो इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा। तभी मैडम यू कहती है, जी आपका शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर मैडम यू को मेडिसिन लिख कर दे देते हैं और फिर जियान चेंग उनके साथ जाकर विंग का डिस्चार्ज पेपर भी ले आता है। वांग जी जो कि मैडम यू से विनती करता है कि प्लीज़ प्लीज़ वो उस विंग और उसके बच्चे को उससे अलग ना करे, पर मैडम यू उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। वांग जी चाहता तो वो लड़ झगड़ कर विंग और अपने बेबी को अपने पास रख सकता था, पर ये वांग जी अब वो वांग जी नहीं रहा। वो चाहता है कि अब वो विंग से कुछ भी छीने ना, कोई भी ज़बरदस्ती वो किसी के साथ भी ना करे। वो विंग और बेबी को पास तो रखना चाहता है, पर ऐसे ज़बरदस्ती नहीं। वो चाहता है कि मैडम यू उसे खुद इजाज़त दे या विंग खुद कहे कि वो अपने अल्फ़ा के साथ रहना चाहता है। तभी वहाँ पर जियानचंग आता है। जियानचंग को देखते ही मैडम यू कहती है, क्या डिस्चार्ज पेपर मिल गए? तभी जियानचंग कहता, हाँ, पर माँ। तभी मैडम यू कहती है, क्या हुआ? तभी जियानचंग कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि विंग को उसके अल्फ़ा के साथ ज़्यादा रहना है, क्योंकि विंग बहुत कमज़ोर है और इस समय उसकी अल्फ़ा की सेंट ही उसे आराम दे सकती है, तो वांग जी का विंग के पास रहना ज़रूरी है। ये सुनकर वांग जी उसकी आंखों में एक उम्मीद आ जाती है। सिचैन और लैन फैमिली यानी कि मैडम लैन और मिस्टर लैन के भी आंखों में एक उम्मीद आती है कि इस क्या पता इस वजह से यू तैयार हो जाए। पर मैडम यू तो अपनी ज़िद पर अड़ी थी। वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस आदमी के साथ और विंग को नहीं रख सकती। तभी जानचंग कहता है, पर माँ मैंने डॉक्टर से पूछा उन कि क्या ये ज़रूरी है? डॉक्टर ने मुझे बताया कि विंग अभी बहुत कमज़ोर है। उन्होंने मुझे विंग की हालत अच्छे से बताई है और जे को भी। जान ली जो कि पीछे से आती है और कहती है, हाँ माँ, मैंने अच्छे से जाकर विंग की सिचुएशन को समझा है। विंग अभी बहुत कमज़ोर है, उसे उसकी अल्फ़ा की ज़रूरत है। मैं भी नहीं चाहती कि ये मेरे भाई के पास रहे, पर अब हम क्या करें? तभी मैडम यू जो कि वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी जो कि तुरंत ही मैडम यू के पास आकर घुटनों के बल बैठ जाता और कहता है, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा, पर आप प्लीज़ मेरे ओमेगा के साथ मुझे रहने दीजिए, उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैडम यू जो कि गुस्से में अपना पैर पटकती है और कहती है, ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहती ये इंसान मेरे बेटे के आसपास भी रहे और मैं इसे नहीं रहने दूंगी। मैं कुछ भी करूंगी, पर तुम्हें तो मैं विंग के पास नहीं रखूंगी। जानचंग विंग को लो और चलो। जानचंग अपनी माँ को देखकर कहता है, ठीक है माँ। इतना कहकर वो विंग के पास जाता है। विंग जो कि जानचंग को देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। जानचंग विंग के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, विंग रो मत।
विंग जो कि अपनी नज़रों को झुका लेता है। जान चैंग जो कि विंग को उठाता है। वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके ओमेगा को कोई और छू रहा है। हाँ, ये उसका भाई है, पर फिर भी जान चैंग को देखकर वांग जी तुरंत जान चैंग के पास जाता है और उस विंग को तुरंत ले लेता है। जान चैंग कहता है वांग जी। तभी वांग जी कहता है आपका यही फैसला है ना, तो ठीक है, मैं मानता हूँ, आप विंग को अपने साथ ले जाइए, पर कम से कम मैं उसको छोड़ने तो आ सकता हूँ ना। मैडम यू जो कि वांग जी को देखती है गुस्से से, लेकिन तभी वो विंग को देखती है जिसने अब आराम से वांग जी के सीने पे अपना सर रख दिया था। मैडम यू जो कि कुछ भी नहीं कहती और बस आगे बढ़ जाती है। जान फेंगमei कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम इससे आगे हमारे साथ नहीं आओगे। वांग जी जो कि बस हमें अपना सर हिला देता है। वांग जी अब खुद विंग को जाकर कार में बैठाता है। विंग जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था, वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था। उसे वांग जी का सेंट सुकून दे रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं कहना चाहता था। वांग जी विंग को देख रहा था, पर विंग ने उसे एक बार भी नहीं देखा, जिस वजह से वांग जी के दिल में दर्द हुआ, पर वो कुछ नहीं कह पा रहा था। वांग जी का बेबी भी यानली के हाथों में था। मैडम लैन जो कि उस बेबी को लेना चाहती थी, यानली ने ये नोटिस किया और कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए ले लीजिए, लेकिन तुरंत ही वापस कर दीजिएगा। मैडम लैन जो कि आंसू भरी आंखों के साथ अपनी ग्रैंड डॉटर को लेती है और कहती है कितनी प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर हो, पर मैं क्या करूं बेटा। वो बेबी जो कि सो रहा था, उसे तो पता भी नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। जब वो लोग कार में बैठ जाते हैं तो यानली बेबी को लेती है और फिर कार में बैठ जाती है। मैडम लैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनकी ग्रैंड डॉटर उनसे दूर जा रही है। मैडम लैन उन्हें रोकना चाहती थी, पर वो नहीं रोक पाई, वो कुछ नहीं कर पाई और मैडम यू विंग और बेबी को लेकर चले गए। उनके जाने के बाद वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो वहीं घुटनों के बल बैठ चुका था, क्योंकि उससे उसकी पूरी ज़िंदगी, उसकी पूरी फैमिली एक झटके में अलग हो चुकी थी। सिचन वांग जी के पास आते और कहते हैं वांग जी खुद को संभालो। तभी वांग जी कहता है गगा गगा देखो ना, ये मुझसे क्या हो गया। पहले पहले वो सब विंग, वो फिर से मुझसे दूर चला गया, वो फिर से मुझसे दूर चला गया गगा। तभी सिचन कहते हैं संभालो खुद को वांग जी, चलो उठो यहाँ से। सिचन वांग जी को उठाते हैं और वो वांग जी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जब वो लोग अपने हाउस यानी कि जो उनका गुसू का घर था वहाँ आते हैं, तो मैडम लैन कहती है वांग जी तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था बेटा, तुम्हें उन्हें ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, आखिर वो बच्ची तुम्हारी भी तो है ना, सिर्फ विंग की ही नहीं। तभी वांग जी कहता है माँ, अगर मैं उस समय ऐसा करता तो शायद मैं गगा की नज़रों में और गिर जाता। मैंने पहले ही उनके साथ बहुत कुछ कर दिया है, मैं नहीं चाहता कि अब मेरे हाथों कुछ ऐसा हो जाए जिससे अब मैं उनको पूरी तरीके से खो दूँ। पहले ही वो मुझे इतनी मुश्किल से मिले हैं, आपको पता है वो ज़िंदा है, ये देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। वो भले ही मुझसे दूर है पर है तो, और मैं तब तक कुछ नहीं करूँगा जब तक गगा खुद नहीं चाहेंगे। जैसे ही मैडम लैन ये सुनती है वो कहती है पर तभी सिचन कहते हैं वांग जी सही कह रहा है माँ, अगर इसने इस समय कुछ भी किया तो विंग और दूर चला जाएगा। आपको लगता है कि ऐसी हालत में अगर वांग जी ने विंग को ज़बरदस्ती अपने पास रखा तो क्या विंग कभी भी वांग जी के साथ रह पाएगा? क्या मैडम यूँ उसे रहने देगी? और माँ, क्या आप नहीं जानती विंग के साथ क्या क्या हुआ है? इतना सब होने के बाद क्या वो सच में इतना ज़्यादा वांग जी पर ट्रस्ट कर सकता है, वो भी इतनी जल्दी? तभी मैडम लैन कुछ कहने ही वाली थी, तभी मिस्टर लैन आगे आकर कहते हैं ये सही कह रहे हैं। तभी मैडम लैन अपने हस्बैंड को देखती है। मिस्टर लैन कहते हैं वांग जी और सिचन सही कह रहे हैं, हमें विंग को टाइम देना चाहिए, उस बच्चे ने पहले ही बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने ग्रैंड डॉटर को अपने हाथों में लेना चाहती हो। बहुत लंबे समय के बाद हमारे लैन परिवार में किसी बेटी ने जन्म लिया है और
इस बात से मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भी चाहता हूँ वो मेरे पास रहे, पर इस तरह नहीं। याद रखो, विंग वांग जी का ओमेगा है, वो उससे दूर नहीं रह पाएगा। और हाँ वांग जी, अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बेटी और अपने ओमेगा को अपने पास लाने के लिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उन्हें पूरी ज़िंदगी के लिए खो दोगे। तभी वांग जी कहता है, नहीं डैड, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपनी डॉटर और अपने ओमेगा को नहीं खो सकता। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। इतना कहकर वांग जी, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। सिंचन ने वांग जी को संभाला। तभी वहाँ पर शव सिंचन आता है और कहता है, क्या गगा चले गए? पर ऐसा क्यों? उनकी तो अभी डिलीवरी हुई थी ना, और वो यहाँ क्यों नहीं है? तभी सिंचन शव सिंचन को देखते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर? तभी शव सिंचन कहता है, हाँ, मैं तो अपनी नानी के पास गया था गगा के लिए कुछ औषधियाँ लेने। आपको पता है डिलीवरी के बाद ये औषधियाँ माँ के लिए कितनी अच्छी होती है। वो अगर इन्हें खाते तो उनको थोड़ी एनर्जी मिलती, उन्हें अच्छा लगता। वैसे भी वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और उनकी डिलीवरी भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हुई है। तो मैं ये लेने चला गया था, लेकिन जब मैं आया तो मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल से जा चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ आया और यहाँ मुझे पता चला कि वो नहीं आए। ऐसा क्यों? तभी सिंचन कहते हैं, साव सिंचन, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊँगा। तभी साव सिंचन कहते हैं, अच्छा, लेकिन मैं उनके लिए ये लाया था, आप प्लीज़ उन्हें ये दे दीजिएगा, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। तभी सिंचन वो औषधियाँ साव सिंचन के हाथों से लेकर कहते हैं, ठीक है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जान फैमिया और मैडम यू विंग और उसके बेबी को लेकर चान हाउस पहुँच चुके थे। बस ये एक सफ़र 3 घंटों का ही था। वो लोग वहाँ रहना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो लोग तुरंत ही निकल चुके थे और फाइनली वो लोग अपने घर पहुँच चुके थे। विंग को इस हालत में इस तरह अचानक से यहाँ लाना अच्छा नहीं था, वो ये भी जानते हैं, पर विंग को उन लोगों के पास रखना भी नहीं चाहते थे, इसलिए मैडम यू विंग को जल्दी ही ले आई। विंग को लाने के बाद वो जानचंग की मदद से विंग को उसके कमरे में रखवाती है। विंग जो कि इतना ज़्यादा कमज़ोर था, थका हुआ था कि वो कब यानली की गोद में सो गया था उसे भी पता नहीं चला था, और जानचंग ने उसे उठाकर उसके बेड पर लेटा दिया, साथ ही उसके बच्चे को भी वहाँ पर रखा। यानली मैडम यू को देखकर कहती है, माँ, विंग सच में बहुत कमज़ोर है, मुझे इसकी हालत देखी नहीं जा रही है। हम इसे ले तो आए हैं, पर क्या इसे वांग जी के बगैर रखना सही रहेगा? तभी मैडम यू कहती है, चिंता मत करो, मैंने हमारे फैमिली डॉक्टर से बात कर ली है, वो कल ही विंग के लिए एक नर्स भेज देंगे जो कि विंग का ख्याल रखेगी। और मैं भी तो यहाँ हूँ, और याली तुम भी तो यहाँ हो, हम भी विंग का ख्याल रखेंगे। जानचेंग, तुम भी विंग का ख्याल रखना, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि तुम उसके लिए वो चीज़ लाओ, या फिर मुझे और यानली को बताओ कि विंग को क्या चाहिए। तभी जानचंग कहता है, ठीक है माँ। मैडम यू अब खड़ी होती है और कहती है, मैं जल्दी से जाकर विंग के लिए सूप बनाती हूँ, ये भी सोया हुआ है, पर इसको उठाना होगा। मैं जाकर सूप बनाती हूँ, थोड़ी देर बाद इसे उठाकर वो सूप पिलाऊंगी, इसके लिए अच्छा रहेगा। इसने अभी बेबी को बर्थ दिया है, तो उस सूप से इसे राहत मिलेगी। इतना कहकर मैडम यू सूप बनाने चली जाती है। यानली विंग को कवर करती है और उसे देखकर कहती है, विंग, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो विंग के फोरहेड पर किस करती है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। बेबी को यानली ले जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं अगर बेबी उठ गया और उसकी वजह से विंग की नींद खराब हो गई तो वो अभी विंग को आराम करने देना चाहती थी, इसलिए वो बेबी को अपने पास ले गई कि अगर बेबी उठा भी तो यानली उसे संभाल लेगी। इधर दूसरी तरफ वांग जी, जो कि अभी भी वहीं था, लेकिन उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। वो भी उस रूम में था जिस रूम में विंग रहता था। उस रूम में विंग की बहुत सारी चीज़ें थी, जिसे देखकर
वांग जी की आंखों में बस आंसू आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के टॉयज़ थे, उसके बेबी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट था। वो उन सबको देख रहा था, और साथ ही उसे एक ऐसी चीज़ भी मिली जिसे देखकर और उसे पढ़कर वांग जी को और ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि वो विंग की डायरी थी। विंग की डायरी। विंग ये डायरी तब से लिख रहा था जब से वो यहाँ आया था। वांग जी ने उस डायरी का फर्स्ट पेज खोला, जहाँ पर उसने लिखा, आज पहला दिन है, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। यहाँ आकर मैं अपने अल्फ़ा से दूर हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे उससे दूर होना ही होगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। वांग जी जब ये पढ़ता है तो उसे दर्द होता है। उसे पता है कि अगर विंग उस समय उसके पास होता तो वो अपने बच्ची को, वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी मुट्ठियों को कस लेता है, और फिर एक गहरी सांस लेने के बाद दूसरा पेज पलटता है जिसमें लिखा हुआ था, मैंने अपने बेबी को फील करने की कोशिश की, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये फीलिंग सच में बहुत अच्छी है। मैंने अपने तीनों बच्चों को फील नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला, पर इसे फील करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काश मेरे वो बेबीज भी मेरे पास होते। ये पढ़ने के बाद वांग जी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। सच में उसने विंग को कितने दुख दिए हैं। ऐसे ही वांग जी पेज पलटता रहता है, और विंग की बहुत सी बातें उसे पता चलती है, जिसमें विंग ने कहा था कि पता नहीं क्यों लंजा, पर तुम्हारी बहुत याद आ रही है लंजा, मन कर रहा है तुम्हारे पास रहूं लंजा, लगता है बेबी तुम्हें चाह रहा है, पर मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उसे अभी उसके फादर से नहीं मिलवा सकता, क्योंकि कहीं उसका फादर ही उसकी जान के दुश्मन न बन जाए। लंजा प्लीज़ ठीक हो जाना, लंजा प्लीज़ अपने आप को संभालना, लंजा प्लीज़ अपने बेबी को एक्सेप्ट कर लेना, लंजा प्लीज़ वो बनना जो मैं चाहता हूँ। मैं एक अच्छी ज़िंदगी चाहता हूँ लंजा, मेरे बेबी और मेरे अल्फ़ा के साथ। लंजा तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को बदलो। कम से कम तुम हमारे बच्चे को एक फादर का प्यार दो लंजा। तुमने हमारे 3 बेबीज़ को मुझसे छीन लिया, पर मैं तुम्हें इसे छीने नहीं दूंगा लंजा। ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है लंजा। लंजा क्या तुम जब इसे देखोगे तो क्या तुम वो फील करोगे जो मैं फील कर रहा हूँ? क्या तुम इसे अपनाओगे? क्या तुम्हें इसे देखकर खुशी होगी? जब वांग जी ये पढ़ता है तो वो रोते हुए कहता है, हाँ 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 काका, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई काका, बहुत ज़्यादा। मेरी बच्ची जब मेरे हाथ में थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी काका, बहुत बहुत ज़्यादा। इतना कहकर वो रोने लगता है, और इसी तरह वो लास्ट पेज पर पहुंचता है जहाँ पर लिखा था, जल्दी ही बेबी आ जाएगा लंजा। श्री चैन गागा ने बताया तुम ठीक हो चुके हो। उम्मीद करता हूँ अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद भी मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना था, इसके लिए तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी। वांग जी कहता है, मत करिएगा गागा, मैं इसी लायक हूँ, इसी लायक हूँ, इसी लायक हूँ। इतना कहकर वांग जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सी चैन जो कि वांग जी को ढूंढ रहा था, वो जब उस रूम में आता है और वांग जी को इस तरह रोते देखता है तो वो जल्दी ही आकर वांग जी को संभालता है और कहता है, वांग जी क्या हुआ वांग जी? वांग जी तुरंत ही अपने भाई को हक करता है और कहता है, गगा गगा मैं कितना बुरा हूँ गगा, गगा मैं कितना बुरा हूँ। मैंने 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 गगा के साथ कितना बुरा किया, मैंने अपने ओमेगा के साथ कितना बुरा किया, मैंने उससे उसके बच्चे छीन लिए। मैं कितना घटिया अल्फा हूँ, मैं कितना घटिया बाप हूँ गगा, मैं कितना घटिया हूँ, कितना ज़्यादा घटिया। तभी सिचन कहते हैं, वांग जी खुद को संभालो, उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी, तुम ठीक नहीं थे। पर वांग जी हार मत मानो, तुम्हारे पास मौका है अपने
ओमेगा और अपने बच्चे को अपने पास लाने का। वांग जी जब ये सुनता है तो अपने भाई की तरफ देखता है। सिचन कहते हैं वांग जी, तुम्हें पता है मैं डॉक्टर से बात कर कर आया हूँ, उन्होंने पता है मुझे क्या बताया। वांग जी कहता है क्या। तभी सिचन कहते हैं उन्होंने मुझे बताया कि विंग अभी बहुत कमज़ोर है और उसकी हालत जो अभी है ना, उस समय उसे सिर्फ तुम संभाल सकते हो, उसे सिर्फ तुम्हारी सेंट संभाल सकती है और तुम्हारे बेबी को भी तुम्हारी ज़रूरत है। वांग जी, वांग जी देखना एक दिन मैडम यू खुद कॉल कर कर तुम्हें बुलाएगी, क्योंकि अभी जो विंग की हालत है ना, उसे सिर्फ उसके अल्फ़ा की कामनेस सेंट ही ठीक कर सकती है और तुम्हें जल्दी ही विंग के पास जाना पड़ सकता है। इसलिए खुद को तैयार रखो ताकि तुम विंग को मना सको, उसे अपने पास ला सको। और हाँ प्लीज़ इस बार वैसा मत बनना, इस बार सच में विंग का अल्फ़ा बनना, वो अल्फ़ा जो विंग डिज़र्व करता है, जो उसकी केयर करता है, उसका ख्याल रखता है, उसके बच्चे की परवाह करता है, उसके बच्चे का ख्याल रखता है। वांग जी कहता है काका काका मैं सब करने को तैयार हूँ, मैं सब 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 करने को तैयार हूँ, बस एक बार वो मेरे पास आ जाए, बस एक बार बस वो मेरे पास आ जाए, मैं सब सब करने को तैयार हूँ। इतना कहकर वांग जी रोने लगता है और सिचन वांग जी को संभालते हैं। इधर दूसरी तरफ फाइनली विंग की आंखें धीरे धीरे खुलती है और जब उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है तो वो एक जानी पहचानी जगह पर था। उसे पता चल गया था ये जगह कौन सी थी, ये उसका रूम था, उसके जियान हाउस का रूम, जो कि अभी भी वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। अपने कमरे को देखे उसे कितना वक्त हो गया है, अगर ये कहे कि साल हो गए हैं तो गलत नहीं होगा। विंग जो कि बस अपने रूम को देख ही रहा था, तभी अचानक से रूम का डोर ओपन होता है और मैडम यू सूप लेकर अंदर आ जाती है। मैडम यू जब अंदर आती है तो वो देखती है कि विंग पहले से ही जगा है। वो अभी विंग को जगाने ही वाली थी कि वो देखती है कि विंग जगा हुआ है, तो वो तुरंत विंग के पास आ जाती है, सूप को टेबल पर रखती है और विंग के पास आकर कहती है विंग। विंग जो कि मैडम यू को देखता और कहता है माँ। तभी मैडम यू विंग का सर सहलाती है और कहती है ठीक हो। विंग जो कि अपनी मदर को देखता है, हाँ उसकी मदर। विंग जो कि मैडम यू से कहता है आप मुझसे गुस्सा हो। तभी मैडम यू रोते हुए कहती है नहीं बच्चा, मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ, आखिर कैसे, मैं तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चे से कभी गुस्सा नहीं हो सकती। विंग जब ये सुनता है तो वो एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी वो अपने आसपास देखता और कहता है मेरा 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 बेबी माँ। तभी मैडम ये कहती है चिंता मत करो, वो याली के पास है, मैं अभी बुलाती हूँ। मैडम जल्दी एक सर्वेंट को बुलाती है और कहती है याली को बुलाए और तुरंत ही याली बेबी को लेकर आती है। बेबी भी जगा हुआ था लेकिन वो इस समय खेल रहा था। याली बेबी को लेकर आती है और कहती है विंग। विंग जो कि अपने बेबी को देख रहा था जो कि उसकी बहन की गोद में था। विंग जो कि उठने की कोशिश करता है पर वो उठ नहीं पा रहा था। तभी मैडम यू कहती है रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मैडम यू विंग की हेल्प कर कर उसे बैठाती है। विंग बहुत मुश्किलों से बैठता है, यानी बेबी को विंग के गोद में दे देती है। विंग अपने बेबी के सर को सहलाता है। उसका बेबी सच में उसकी और वांग जी की तरह दिखता है। विंग अपने बेबी को देख ही रहा था। तभी मैडम यू कहती है विंग पहले कुछ खा लो और फिर तुम्हें इसे भी फीड करवाना है। विंग ये सुनता है और कहता है मैडम यू अब विंग को अपने हाथों से सूप पिलाने लगती है। सूप बहुत अच्छा था। विंग कहता है सूप बहुत अच्छा है माँ। तभी मैडम यू कहती है अच्छा कैसे नहीं होगा, मैंने आखिर मेरे विंग के लिए जो बनाया है। विंग स्माइल करता है। याली भी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। विंग जब पूरा सूप फिनिश कर देता है तब उसका बेबी उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसकी माँ उसे भूली गई हो। याली कहती है अरे विंग क्या तुम्हें इसे फीड नहीं करवाना, देखो ना कैसे देख रही है तुम्हें। विंग जो कि अपने बेबी को देखता है और उसे फीड करवाता है। बेबी भी आराम से फीड कर रहा था। विंग अपने बेबी को देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत खुश था इसी फीलिंग के लिए, तो वो तरस रहा था कब से
और अब जब उसे ये फीलिंग सच में महसूस हो रही है तो उसे बहुत खुशी हो रही है। उसकी ठीक खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। विंग जो कि स्माइल कर कर अपनी बेबी को देख रहा था और कह रहा था ये बिल्कुल अपने फादर जैसी दिखती है। तभी मैडम ये कहती है क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी तरह है ना कि उसकी तरह, उसका नाम भी मत लेना। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता और अपनी माँ को देखता है। मैडम भी कहती है विंग ये मत कहना कि तुमने उसे माफ़। तभी विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं माँ, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मैडम यूँ कहती है करना भी मत, जो चीज़ उसने तुम्हारे साथ की है ना उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही उसे छोड़ूंगी। अभी विंग तुम आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, ठीक है? और बेबी को मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लूँगी। विंग जो कि अब अपनी बेटी को मैडम यू के हाथों में दे देता है। यानली विंग को लेटा देती है और आराम करने को कहती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन तक मैडम यू विंग का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, पर पता नहीं क्यों विंग की तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। मैडम यू ने अपने फैमिली डॉक्टर को भी बुलाया, उससे विंग का चेकअप करवाया, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं फ़ायदा हो रहा था। मैडम यू जो कि आज भी अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाई हुई थी और उनसे कह रही थी आखिर क्या हो गया है, इसकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है। विंग जो कि अभी अपनी आंखें बंद किए हुए था, उसकी हालत और ख़राब हो रही थी। तभी डॉक्टर कहते हैं देखिए मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि इन्हें इनके अल्फ़ा की ज़रूरत है। ये इन्होंने अभी अभी एक बेबी को बर्थ दिया है, इनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इनकी बॉडी बहुत वीक है। अगर इस समय इनके अल्फ़ा इनके पास होंगे, उनकी सेंट इसे काम रखेगी, इनको रिकवर होने में मदद करेगी। आप इन्हें इनके अल्फ़ा के पास क्यों नहीं भेज रहे हो या उन्हें क्यों नहीं बुला रहे हो। तभी मैडम यूँ कहती है नहीं मैं उसे यहाँ नहीं बुलाऊंगी, वो यहाँ नहीं आएगा। तभी डॉक्टर खड़े होते और कहते हैं फिर तो आप शायद अपने बेटे को खो देंगी। मैडम यू जैसे ये सुनती है वो कहती है क्या। तभी डॉक्टर कहते हैं हाँ इनकी हालत देखिए, इनकी हालत ठीक होने की जगह और बिगड़ रही है, आपको लगता है कि ये सरवाइव कर पाएंगे। मैडम यू कहती है ऐसा मत कहिए। तभी डॉक्टर कहते हैं देखिए बेहतर यही रहेगा कि इनके अल्फ़ा को बुला लीजिए, वरना अगर ऐसे ही रहा तो ये शायद ही बच पाए। मैडम कहती नहीं ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब आपकी मर्ज़ी, आप क्या करना चाहेंगी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जान फहमिया मैडम यू के पास आते हैं और कहते हैं यू अपनी ज़िद छोड़ो, देखो विंग की हालत, उसे उसे उसके अल्फ़ा की ज़रूरत है, उसे उसे वांग जी के पास जाने दो या वांग जी को यहाँ आने दो। यूँ अगर ऐसे ही रहा तो हम विंग को खो देंगे, देखो उसकी हालत कितनी ख़राब होती जा रही है। मैडम ये कहती है पर आपको याद नहीं क्या उसने हमारे बच्चे के साथ क्या किया है, विंग के साथ क्या किया है। मैं उस शख्स को कैसे ले आऊँ जिसकी वजह से मेरे बेटे ने इतना सफ़र किया है। क्या पता वो आगे कुछ और कर दे, क्या पता वो मेरे बेटे को नुकसान पहुँचा दे या अपने ही बच्चे को नुकसान पहुँचा दे। तभी जान फहमिया कहते हैं नहीं वांग जी अब ऐसा नहीं रहा, उसने अपनी थेरेपी ली है ना, वो अब ठीक है पूरी तरह से। यानली तुम ही अपनी माँ को समझाओ। तभी यानली आगे आती है और मैडम यू के नीज़ के बल बैठ जाती है क्योंकि मैडम यू अभी बैठी हुई थी तो वो नीचे फर्श पर अपनी नीज़ के बल बैठ जाती है और कहती है माँ डैड सही कह रहे हैं, आप प्लीज़ वांग जी को बुला लीजिए क्योंकि मुझसे अब इनकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। वो अपने बच्चे को अब ढंग से फीड तक नहीं करा पा रहा है, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा, उसे उसके अल्फ़ा की ज़रूरत है माँ। मैडम ही कहती है पर यान ली। तभी जान चैंग आगे आता और कहता है माँ जे सही कह रही हैं, हमें वांग जी को बुला लेना चाहिए। तभी मैडम भी कहती है जान चैंग। तभी जान चैंग कहता है माँ मैं जानता हूँ मेरे ये कहने से आपको शौक लगा, पर मैं क्या करूँ, मैं विंग की ऐसी हालत नहीं देख सकता। हाँ मैं जानता हूँ मैं विंग से बहुत लड़ता था, बहुत झगड़ता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। वो मेरा भाई है, मैं उसे बहुत मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे भी अब इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। पहले ही आप इतनी टेंशन में थे कि विंग नहीं रहा और जब वो है तब भी आप टेंशन में है क्योंकि वो उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहाँ क्या पता वो सच में। तभी मैडम यू खड़ी होती है कहती है जान चैंग। तभी जान चैंग कहता है माँ मैं क्या करूँ,
देखिए इसकी हालत। विंग जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था और अभी बेहोश था। मैडम यू उसे देखती है, उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो विंग के पास जाती है और कहती है, नहीं इसे कुछ नहीं होगा। तभी जान फैमिया मैडम यू के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, यू देखो मैं जानता हूँ कि तुम वांग जी से बहुत गुस्सा हो, हम भी गुस्सा है, हम भी उन्हें उसे माफ़ नहीं कर सकते। नहीं विंग कर सकता है, क्योंकि उसने जो किया वो सच में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी हमें ये करना ही होगा, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो हम अपने बच्चे को खो देंगे। मैडम यू जो कि कुछ भी नहीं कहती है। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि अभी भी अपने रूम में था, वो अपनी बेबी और अपने ओमेगा दोनों को बहुत मिस कर रहा था। उसके हाथ में अभी विंग के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, जिसमें उसके बेबी को वो देख रहा था, इतना छोटा सा उसका बेबी। वांग जी जो कि उसी को छूकर कहता है, मेरा प्यारा बच्चा, कितने छोटे थे तुम, काश मैं तुम्हें फील कर पाता, काश मैं उस समय विंग के साथ रह पाता जब तुम धीरे धीरे उसकी बेली में ग्रो कर रहे थे, काश मैं अभी तुम्हें अपने गोद में ले पाता। इतना कहकर वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। मैडम लैन जब ये देखती है तो उनकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वो बाहर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। वो तुरंत ही अब नीचे जाती है और मिस्टर लैन से कहती है, मुझसे अब ये वांग जी की हालत देखी नहीं जा रही, अब प्लीज़ कुछ करिए ना। सी चैन और मिस्टर लैन दोनों वहाँ पर बैठे थे और वो यही सोच रहे थे कि क्या किया जाए। और तभी मिसिस लैन आकर उन्हें ये कहने लगती है। मिस्टर लैन कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं अब भी कुछ नहीं कर सकता। तभी लैनी कहती है, मैं अपने बेटे को इस तरह नहीं देख सकती। तभी सिचैन कहता है, माँ आप चिंता मत करिए, मुझे पता है जल्दी एक उम्मीद की किरण दिखेगी। तभी मैडम लैन कहती है, कब कब, मेरी तो कितने दिनों से भींग से बात भी नहीं हुई है, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को देख भी नहीं पा रही हूँ, उसको छू भी नहीं पा रही हूँ। नहीं वो फैमिली मुझे उसे अपने पास लाने देगी, और मेरा बेटा वो भी अपनी ओमेगा और अपने बच्चे की याद में बिल्कुल पागल होता जा रहा है। सिचन कहता है, माँ खुद को संभालिए। मैडम लैन कुछ भी नहीं कहती, वो बस अपना सर झुका लेती है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी सिचैन का फ़ोन बजता है। सिचैन जब अपना फ़ोन उठाकर देखता है कि किसका कॉल है, तो वो तुरंत ही कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से एक इंसान जो कुछ भी कहता है, सिचैन के चेहरे पर वो सुनकर स्माइल आ जाती है। वो कहता है, हाँ ठीक है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। मिस्टर लैन सिचैन को देखते हुए कहते हैं, सिचैन क्या हुआ। तभी सिचैन स्माइल करके कहता है, डैड जान चैंग का कॉल था और वो कह रहा था कि वांग जी को जल्दी ही जान मैंशन भेजे। जैसे ही मिसेस लैन और मिस्टर लैन ये सुनते हैं, वो दोनों ही सिचन की तरफ देखते और कहते, क्या। तभी सिचन कहता है, हाँ मुझे पता था ये ज़रूर होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, ये खुशी की बात है लेकिन दुख की भी बात है। मिसेस लैन कहती है, दुख की। तभी सिचन कहता है, हाँ माँ पता है आपको वांग जी को वहाँ क्यों बुलाया जा रहा है। तभी मिसेस लैन कहती है, क्यों। तभी सिचन कहता है, क्योंकि विंग की हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। मुझे पता था ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने पहले ही डॉक्टर से बात कर ली थी और मुझे पता था कि ये सिचुएशन ज़रूर आएगी और मैं इसी का वेट कर रहा था। मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं बस वेट कर सकता था। तभी मिसेस लैन कहती, विंग वो ठीक नहीं है, उसे क्या हुआ है। तभी सिचन कहता है, मैंने कहा ना वो बहुत कमज़ोर हो गया, उसे अभी अपने अल्फ़ा की ज़रूरत है, वांग जी की ज़रूरत है, इसीलिए वो लोग वांग जी को बुला रहे हैं। तभी मिसेस लैन कहती है, मुझे विंग को देखना है, मुझे उससे मिलना है बेटा। तभी सिचन कहते हैं, ठीक है वांग जी के साथ हम सब चलते हैं, एक बार बस विंग को देखकर वापस आ जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें देखकर वहाँ खुश होंगे और हमें वहाँ रहने देंगे। तभी मिसेस लैन कहती है, कोई बात नहीं, मैं बस एक बार विंग को देखूँगी और फिर आ जाऊँगी। तभी सिचन कहता है, मैं अभी वांग जी को जाकर बताता हूँ। इतना कहकर सिचन वांग जी के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर वांग जी अभी भी वही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर बैठा हुआ था। सिचन वांग जी के पास आकर कहते हैं, वांग जी अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, हाँ गगा। तभी सिचन वांग जी के पास आकर उसके बराबर में बैठते और कहते हैं, तैयार हो जाओ। तभी वांग जी कहते हैं, हाँ। तभी सिचन कहता है, वक्त आ गया है, तुम्हारे ओमेगा को तुम्हारी ज़रूरत है और इस बार तुम्हें अपना पूरा जोर लगाना है ताकि तुम उसे ठीक कर पाओ और वापस अपने पास ला पाओ। तभी वांग जी
अपने भाई को गले से लगा लेता और कहता है, हाँ गगा, मैं ज़रूर करूँगा और मैं विंग को कुछ नहीं होने दूँगा। आपका शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो। जो भी मैंने आपके साथ किया मुझे माफ़ कर देना। तभी सिचन अपने भाई की पीठ चलाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कब का तुम्हें माफ़ कर दिया, और हाँ, अभी रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो। तभी वांग जी कहता है, वांग जी अब उठता है और जल्दी ही अपने सामान को पैक करता है। इधर दूसरी तरफ लिली भी सिचन और वांग जी को देख रही थी। लिली सिचन के पास आती और कहती है, मैं चाहती हूँ जल्दी दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। सिचन कहते हैं, जल्दी ही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो। तभी लिली कहती है, लास्ट स्टेज है ना, इस वजह से पता नहीं कब डिलीवरी हो जाए। तभी सिचन कहते हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो स्माइल करती है। वांग जी जो कि जल्दी अपना बैग पैक कर लेता है और निकलने को रेडी ही रहता है। तभी मिसेस लैन कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। वांग जी कहता है, क्या? तभी सिचन कहता है, हाँ, माँ एक बार विंग को देखना चाहती है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है माँ। तभी सिचन कहता है, चलो हम चलते हैं। मिस्टर लैन अभी नहीं जा रहे थे, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो फिर लिली के साथ कौन रहेगा, और अभी मिसेस लैन को विंग को देखना है, तो वो घर पर ही रुक रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि शायद उनका जाना अभी उतना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पता नहीं जान फैमिली क्या रिएक्ट करेगी, और सिचन सब कुछ संभाल लेगा। बस मिसेस लैन विंग से मिल ले, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो बाद में विंग से मिलने ज़रूर जाएंगे। अब यहाँ से टाइम स्किप कर हमें जियान मैंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन फैमिली आ चुकी थी। मैडम यू जो कि अपने सामने खड़े 3 लोगों को देख रही थी। तभी उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ वांग जी को आने को कहा था ना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मिसेस लैन आगे आती है और कहते हैं, यू मैं बस एक बार विंग को देखना। तभी मैडम यू कहती है, बिल्कुल भी नहीं। मैडम लैन कहती है, यू तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी मैडम लैन कहती है, क्योंकि जब मेरा बेटा तुम्हारे पास था तब तुम उसे देखने गई, क्या तब तुमने उसकी खबर ली? अगर ली होती तो तुम्हें पता रहता कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तब तुमने खबर नहीं ली, तो अब तुम क्यों आई हो? तभी मिसेस लैन जो कि अपना सर झुका लेती है और कहती है, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तभी मैडम यू कहती है, तुम्हारी माफ़ी से मेरे बेटे के वो दिन वापस नहीं आ जाएंगे, उसके साथ की गई वो सारी चीज़ें ठीक नहीं होगी। मिसेस लैन कहती है, मुझे पता है सारी गलती मेरी है। तभी सिचन आगे आता और कहता है, माँ की कोई गलती नहीं है। वांग जी भी आता और कहता है, हाँ जो किया था मैंने किया था, आपको जो सज़ा देनी है मुझे दीजिए, जो कहना है मुझे कहिए, माँ को कुछ मत कहिए प्लीज़। हाँ माँ। तभी मैडम ये कहती है, माँ तुम मुझे माँ कहने का हक खो चुके हो, खबरदार अगर तुमने मुझे माँ कहा तो, समझे? मैं सिर्फ विंग की माँ हूँ, सिर्फ विंग की। वांग जी ये सुनकर बस चुप हो जाता है। सिचन आगे आकर कहता है, प्लीज़ प्लीज़ आंट, माँ को बस एक बार विंग से मिलने दीजिए, वो बस विंग को देखना चाहती है, वो बस कुछ नहीं चाहती, वो बस विंग को देखना चाहती है। तभी यानली मैडम यू के पास आती हुई कहती है, माँ प्लीज़ इतना भी सख्त मत बनिए, अगर वो चाहती हैं तो उन्हें बस देखने दीजिए ना, प्लीज़ माँ प्लीज़। मैडम यू कहती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। मैडम लैन जो कि स्माइल करती है। फिर वो तीनों विंग के रूम में जाते हैं, जहाँ पर विंग बेड पर लेटा हुआ था। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और उसका शरीर पहले से ज़्यादा पतला हो गया था। विंग की ऐसी हालत देखकर वांग जी तुरंत भागकर विंग के पास जाता है, उसके फेस को छूता और कहता है, वी 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 ये तुम्हें क्या हुआ? वी वी वांग जी के टच से, वांग जी के सेंट से विंग जो कि अपने मुँह से इतने समय बाद कुछ कहता है, अल्फ़ा। जैसे ही विंग ये कहता है, वांग जी उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो कहता है, हाँ हाँ मैं यहीं हूँ। मैडम लैन जो कि विंग को देखते हुए कहती है, विंग बेटा तुम ठीक हो? विंग। मैडम यू जब ये देखती है कि वांग जी के आने के बाद विंग ने कुछ कहा, क्योंकि 2 दिन विंग इतना कमज़ोर था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और एक दिन से तो उसने कुछ भी नहीं बोला, मतलब कल से उसने कुछ भी नहीं कहा, और अब जाकर उसने कुछ बोला तो वो भी अल्फ़ा। मैडम यू को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ नहीं कहती। मैडम लैन, सिचन और वांग जी कुछ देर तक विंग के पास ही रहते हैं। विंग अभी बेहोश था। वांग जी की आंखों में आंसू थे कि विंग की क्या हालत हो गई है। तभी यानली वहाँ पर आ जाती है।
मैडम यू भी वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो उन लोगों को अभी देखना नहीं चाहती थी। यानली बेबी को अपने हाथों में लेकर आ रही थी। बेबी जो कि खिलखिलाकर हंस रहा था, उसके हंसी से सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। यानली उस रूम में बेबी को लेकर आती है और कहती है, आंट ये लीजिए आपकी पोती। मैडम लैन जो कि खड़ी हो जाती है और कहती, क्या? तभी यानली कहती है, मुझे पता है आपको बेबी को देखने का बहुत मन है ना, मुझे पता है आप विंग से मिलने आई हैं, पर मैं ये भी नहीं झुठला सकती कि आप बेबी को भी देखना चाहोगी। मुझे पता है कि पता नहीं आपको कब दोबारा मौका मिले बेबी से मिलने का, क्योंकि माँ सच में बहुत गुस्सा है और मुझे माँ का गुस्सा जायज़ भी लग रहा है, क्योंकि जो वांग जी ने किया है उसके लिए मैं भी उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि इसमें आपकी उतनी भी गलती नहीं है, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि बेबी को आपको थोड़ी देर के लिए दूँ, ताकि उसे आप कम से कम थोड़ी देर के लिए ही जी भर कर देख लें और प्यार करें। तभी मैडम लिल कहती है, तुम्हारा शुक्रिया यानली। इतना कहकर वो जल्दी से बेबी को ले लेती है, बेबी को किसेस करती है और कहती है, मेरी बच्ची कितनी प्यारी है। सिचैन भी आकर देखता और कहता है, सच में ये बहुत प्यारी है। सिचैन भी उसे अपनी गोद में लेता है। वांग जी जो कि अपनी बेटी को देख रहा था, तब मैडम लैन वांग जी को बेबी देती है। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे, वो सच में अपनी बेबी को अपने गोद में लेने के लिए बहुत तड़प रहा था। वो अपनी बेबी को अपने हाथों में लेता है और कहता है, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। तभी याली कहती है, परी। तभी सभी याली की तरफ देखते हैं। याली कहती है, विंग ने इसका नाम परी रखा है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, हाँ ये परी तो है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा बहुत अच्छा नाम रखा है, मेरी प्यारी परी। इतना कहकर वांग जी स्माइल करता है। अब कुछ देर बाद मैडम यू वहाँ आ जाती है और कहती है, यानली। तभी यानली पीछे मुड़ती है और कहती है, माँ। तभी मैडम यू जल्दी से अंदर आती है, बेबी को वांग जी के हाथों से लेती है और कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? ये लोग तो बस थोड़ी देर के लिए विंग से मिलने आए थे ना, और कितनी देर हो चुकी है। मैंने वांग जी को यहाँ से मेरे बेटे को ठीक करने के लिए बुलाया है, और जिस दिन ये ठीक हो जाएगा तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा वांग जी, समझे तुम? वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कहता, मैडम लैन भी कुछ भी नहीं कहती है। मैडम ये कहती है, ठीक है तो अब आप लोग जा सकते हो, और हाँ तुम्हें मैं यहाँ रहने की परमिशन दे रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगे। तभी वांग जी घुटनों के बल बैठता और कहता है, मुझे पता है आप मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर मैं सच में आपसे वादा करता हूँ कि इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मैडम यू जो कि कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से बेबी को लेकर चली जाती है। मैडम लैन को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। सिचन कहता है, माँ अब हमें चलना चाहिए। मैडम लैन हमें अपना सिर हिलाती है और फिर वहाँ से सिचन के साथ चली जाती है। अब वांग जी विंग के पास ही था। वांग जी की स्टैंड से विंग को अच्छा लग रहा था, और वांग जी काफ़ी देर तक विंग के पास रहता है, उसके फेस को पोंछता है, उसके बालों को सहलाता है, उसे जी भर कर देखता है। और करीब 1 घंटे बाद विंग को होश आता है। जब विंग अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, तुम्हें होश आ गया, तुम्हें होश आ गया। तभी विंग कहता है, तुम। तभी वांग जी कहता है, तुम अब ठीक महसूस कर रहे हो? वांग जी को देखकर विंग कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं ओमेगा। तभी विंग कहता है, पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत। तभी वांग जी कहता है, बहुत ज़रूरत है तुम्हें मेरी, बहुत ज़्यादा, और चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें ठीक करने आया हूँ और तुम्हें ठीक ही करूँगा। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता और कहता है, जानता हूँ बहुत गलती हुई है और इसे सुधारने का वक्त बहुत ख़त्म भी हो चुका है। ये कहूँ, इसे कभी सुधारा ही नहीं जा सकता, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। विंग कहता है, कोशिश? वांग जी कहता है, मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ की है। विंग जो कि कहता है, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी कहता है, जानता हूँ। दोनों ही काफ़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर वांग जी यानली को इन्फॉर्म करता है कि विंग को होश आ गया है। यानली जल्दी से विंग के लिए खाना लेकर आती है और वांग जी विंग को बैठाता है। मैडम यू जब सुनती है कि विंग को होश आ गया तो वो भी विंग के पास आती है। विंग जो कि मैडम यू को देखता है, मैडम यू आकर विंग को देखती है, उसे
छूती है, उसके सर को सहलाती हुई कहती है तुम अब ठीक हो? विंग कहता है थोड़ा बेहतर। मैडम यू वांग जी की तरफ देखती है, वांग जी स्माइल करता है। मैडम यू मन में कहती है इसके आने से सच में विंग थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मतलब सच में विंग को उसकी अल्फा की ज़रूरत है। मैडम यू अपने मन में यही कहती है। वो अब अपने हाथों से विंग को खाना खिलाती है। अब वांग जी की जिम्मेदारी बन चुकी थी विंग का ख्याल रखना। वांग जी अब विंग का पूरे दिन ख्याल रखता, उसे रात को हक कर कर सोता। विंग कहता कि उसे नहीं चाहिए, फिर भी वांग जी नहीं मानता और उसे हक करता, उसे अपने सेंट से पूरा कवर करता। वांग जी की सेंट विंग को बहुत काम में फीका लगा रही थी। विंग के खाने पीने, उसकी दवाई, सबका ध्यान अब वांग जी रखने लगा था। और उसे ऐसे देखकर सबको अच्छा भी लग रहा था, पर सब इतना नाराज़ थे कि वो कोई भी कुछ कहता ही नहीं था, जैसे कि वो वांग जी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। पर यानी सब कुछ देख रही थी। ऐसे ही करीब 1 मंथ हो जाते हैं। 1 मंथ विंग काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। वो अब थोड़ा थोड़ा चल भी रहा था। वो भी अपनी बेबी को लेकर गार्डन में बैठा हुआ था। वांग जी विंग के पास आकर बैठता है। उसके हाथों में टी का ट्रे था। वो एक कप विंग को देता है, एक कप खुद लेता है और कहता है चलो साथ में चाय पीते हैं। विंग वांग जी को देखता है और कहता है अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अब तुम जा सकते हो। वांग जी जो कि चाय पीने ही वाला था, ये बात सुनकर रुक जाता है और कहता है पर इतने भी ठीक नहीं हुए। विंग कहता है नहीं, मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तभी वांग जी विंग के सामने आता है, अपने घुटनों के बल बैठता और कहता है मैं जानता हूँ मुझसे बहुत गलती हुई है, पर प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो, मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो, मुझे एक मौका दे दो प्लीज़ प्लीज़। वांग जी अपना सर विंग के पैरों में रख देता और कहता है मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने बहुत गलती की है, पर प्लीज़ मुझसे ऐसे दूर मत जाओ। मैं आपसे बचपन से प्यार करता हूँ, जानता हूँ। मैं ऑब्सेस्ड हो चुका था और अपनी ऑब्सेशन में मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मैं बचपन से आपसे प्यार करता हूँ। जब से आपको देखा, जब से आपको जाना, तब से आपसे प्यार करता हूँ, तब से आपको चाहता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ एक ही इंसान तब से बसा है और वो आप हो। मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, और मैं सच में आपके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक मौका मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे मौका दीजिए प्लीज़। आप जो कहेंगे, जो चाहेंगे, जो करेंगे, मैं सबके लिए राज़ी हूँ। सबके लिए आपको मुझे पनिशमेंट देनी है, मैं उसके लिए भी राज़ी हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर मत जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग जी रोते हुए विंग की तरफ देखता है। विंग ने देखा है इन महीनों वांग जी ने उसका कितना ख्याल रख रहा है। बेबी का भी ख्याल वांग जी ही रखता था। बेबी को फीड करवाना, उसे सुलाना, उसके ज़रूरी चीज़ें करना, डेली रूटीन को अच्छे से करवाना, उसे साफ़ रखना, नहलाना, सब वांग जी करता था। विंग का भी ध्यान वांग जी रखता था। एक तरह से वांग जी दोनों का केयर टेकर बन चुका था। लेकिन तब भी विंग वो चीज़ें भुला नहीं पा रहा था, कैसे उसके बच्चे को वांग जी ने छीना था। विंग कहता है और अगर मैं ना कहूँ तो। वांग जी जिसके दिल में ये सुनकर बहुत तेज़ दर्द होता है, वो कहता है काका काका। विंग कहता है तुम्हें पनिशमेंट चाहिए ना, ठीक है, तो जब तक मैं नहीं कहता ऐसी घुटनों के बल बैठे रहो, जब तक मैं नहीं कहूँगा हिलना भी मत। वांग जी कहता है अगर आप यही चाहते हैं ना तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर वांग जी वहीं पर बैठ जाता है। काफ़ी देर होती है पर वांग जी उठता नहीं है। विंग अब बेबी को लेकर अंदर चला जाता है। वांग जी तब भी ऐसे ही बैठा रहता है। धीरे धीरे मौसम ख़राब हो रहा था। विंग अब बेबी को लेकर रूम में आ चुका था। अब लगातार बारिश स्टार्ट हो गई थी। बहुत तेज़ आंधी तूफान आने लगे थे, बारिश होने लगी थी, खिड़कियाँ बज रही थी। यानी जल्दी से सारी खिड़की बंद करती है और कहती है माँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है और तूफान। तभी मैडम ये कहती है हाँ याली बहुत तेज़ तूफान आ रहा है, सारी खिड़कियाँ अच्छे से बंद करना। तभी याली कहती है हम याली खिड़कियाँ बंद ही कर रही थी, तभी उसने गार्डन में देखा वांग जी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है। वो पूरा गीला है और वो शायद ठंड से कपकपा रहा है, फिर भी वो खड़ा नहीं हो रहा। याली कहती है वांग जी
ये वहाँ क्या कर रहा है? तभी मैडम यू याली के पास आती है और कहती क्या कह रही हो तुम? तभी याली कहती है माँ देखिए वांग जी वहाँ बैठा हुआ है, वो उठ क्यों नहीं रहा, वो इस तरह बारिश में क्यों बैठा है, कितना तूफान आ रहा है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तभी मैडम यू कहती है अब क्या नाटक कर रहा है ये। तभी याली कहती है माँ ऐसा मत कहो, आप हर समय ऐसे क्यों कहती हो कि वो नाटक कर रहा है। तभी मैडम यू कहती है क्योंकि वो पहले भी तो यही कर रहा था ना। याली कहती है पहले की बात अलग थी पर अब वो बहुत बदल चुका है माँ, मैंने देखा है उसे, आप उसे अब ऐसे मत कहिए, वो ऐसे क्यों बैठा है। याली जो कि जल्दी से विंग के पास जाती है और कहती है विंग वांग जी। तभी विंग कहता है पता नहीं कहाँ है, होगा इधर ही कहीं। तभी याली कहती है वो बाहर गार्डन में बैठा है, देखो कितनी बारिश हो रही है, कितना तेज़ तूफान आ रहा है, फिर भी वो गार्डन में बैठा है, क्यों, क्या तुम्हें पता है। तभी विंग को याद आता है उसने वांग जी को पनिशमेंट दी थी कि वो घुटने के बल बैठा रहेगा जब तक वो ना कहे। विंग जल्दी से खड़ा होता है कहते क्या वो अब तक बैठा है, मैंने तो बस ऐसे ऐसे ही कह दिया था। याली कहती क्या कहा था तुमने। विंग कहता है उसने कहा था मैं उसे जो चाहूँ वो पनिशमेंट दे सकता हूँ, तो मैंने उसे कहा जब तक मैं ना कहूँ तब तक वो अपने घुटनों के बल ऐसे ही बैठा रहे। और क्या वो सच में अभी तक बैठा है, मैंने तो ये बात उससे दोपहर में कही थी। तभी याली कहती क्या विंग। वो दोनों जल्दी जाते हैं तो देखते हैं वांग जी अभी भी बैठा है, वो ठंड से कपकपा रहा है पर कुछ भी नहीं कह रहा है। वांग जी की आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही है पर वो अभी भी डटा हुआ है क्योंकि उसे विंग को खुद को प्रूफ करके दिखाना है। विंग जो कि कहता है नहीं नहीं। वांग जी जिसकी आंखें बंद हो रही थी वो गिरने ही वाला था, लेकिन तभी विंग आकर उसे थामता है, कहता है लंजा लंजा लंजा। वांग जी जो कि जब महसूस करता है कि विंग उसके पास आ चुका है वो कहता है विंग विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं सच में बैठा रहूँगा, मैं नहीं हिलूँगा। तभी विंग कहता पागल हो गए हो क्या, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। वांग जी कहता है प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं 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 मर जाऊँगा, मैं तुम्हें और बेबी को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता, न, न, नहीं देख सकता। इतना कहकर वांग जी बेहोश हो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कहता है जे 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 जे। तभी याली कहती है विंग घबरा मत विंग। तभी याली जल्दी से जान चैंग को बुलाती है, जान फेमे को बुलाती है। जान चैंग और जान फेमे जल्दी बाहर भाग कर आते हैं, वो भी ये देखकर बहुत हैरान जो हो चुके थे। याली उन्हें सारी बातें बताती है। जान चैंग जल्दी से वांग जी को उठाकर अब रूम में लेकर जाता है और उसे लेटाता है। उसकी पूरी बॉडी कपकपा रही थी, वो बहुत ठंडा पड़ चुका था। विंग कहता है नहीं नहीं माँ माँ देखिए क्या हो गया वांग जी को, माँ माँ माँ। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग को ऐसे रोता देखकर मैडम ये समझ गई थी कि विंग वांग जी के बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसे सिर्फ अपने इस हालत में वांग जी की ज़रूरत नहीं है, उसे आगे भी वांग जी की ज़रूरत है। मैडम यू अब एक गहरी सांस लेती है और आकर विंग को हक करती है और कहती है चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। जान चैंग वांग जी के कपड़े चेंज कर और हीटर यहाँ ला कर रख दो, मेरा भी हीटर ला कर रख दो ताकि उसकी बॉडी थोड़ा गर्म हो। जान चैंग हाँ मैं अपना सिर हिलाता है। जान चैंग वांग जी के कपड़ों को चेंज करने कर रहा था, तभी विंग कहता नहीं मैं कर दूंगा तुम जाओ। तभी जान चैंग कहता है क्या, तभी विंग कहता है मैंने कहा ना तुम जाओ मैं कर दूंगा। तभी मैडम यू जान चैंग की तरफ देखती है, जान चैंग मैडम यू की तरफ देख रहा था। मैडम यू इशारे में हाँ में सिर हिला देती है। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि रो रहा था वो अब जल्दी से वांग जी के गीले कपड़े उसके बॉडी से अलग करता है और उसे सूखे रोब्स पहनाता है। तब तक जियान चैंग सारे हीटर्स ले आया था, वो जल्दी से हीटर को विंग के रूम में रख देता है। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था उसकी बॉडी अब पूरी गर्म पड़ चुकी थी। विंग जल्दी से ठंडी पट्टियाँ वांग जी के सर पर रख रहा था। विंग को बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, काफ़ी देर तक बारिश होती रहती है और जैसी ही बारिश रुकती है मैडम यू जियान चैंग से कहकर उनके फैमिली डॉक्टर को बुला लेती है। फैमिली डॉक्टर जल्दी आते हैं, वांग जी को चेक करते हैं, उसे दवाई देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और सबसे कहते हैं कि हालत पहले से थोड़ी ठीक है, लेकिन हाँ वो सच में बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ चुके थे। आखिर वो इतनी देर बाहर क्या कर रहे थे, कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि बैठकर रो रहा था, तभी कुछ समय बाद वांग जी को होश आता है। वांग जी जब होश में आता है तब वो देखता है कि विंग रो रहा है। करीब रात के 3 बज रहे थे जब वांग जी को होश आया था, क्योंकि उस टाइम वांग जी की हालत थोड़ी ठीक थी। वांग जी विंग को देखता है और कहता है
क्या क्या हुआ विंग? तभी विंग, जो कि अभी भी वांग जी के पास बैठा हुआ था, वो सो ही नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी की हालत बहुत बुरी थी। विंग वांग जी को देखकर कहता, तुम्हें होश आ गया? वांग जी कहता, हाँ हाँ, मुझे मुझे माफ़ करना। मैं तभी विंग तुरंत ही वांग जी को हक करता और कहता, तुम ऐसे क्यों? तुम बहुत बुरे हो। तुमने ऐसे क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तभी वांग जी, जिसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो कहता है, अगर मर जाता तो कम से कम आपको लगता तो कि मैं सच में आपसे प्यार कर। तभी विंग कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वांग जी। अगर तुमने फिर से कहा कि तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। तो तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो फिर तुम मुझे छोड़कर जाओगे? तभी वांग जी कहते, कभी नहीं। विंग कहता है, तो फिर? वांग जी देखिए विंग के सर को सहलाता है और कहता है, तो फिर मेरे साथ रहेंगे ना? विंग कहता है, हाँ रहूँगा। वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा काका, आपका लंजा अब बेस्ट हस्बैंड बनकर दिखाएगा, आपसे वादा करता है। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, तुरंत ही उसे हग कर लेता है। वांग जी भी पूरा विंग को अपने आर्म्स में कवर कर लेता है। ऐसे ही दोनों कब सो जाते हैं पता नहीं चलता। अब नेक्स्ट डे से विंग की लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो रही थी। वो और वांग जी अब अच्छे से रह रहे थे। अब जियान फैमिली भी वांग जी को एक्सेप्ट कर चुकी थी। मैडम यू, जिन्हें प्रॉब्लम तो थी, पर वो विंग की खुशी के लिए वांग जी को एक्सेप्ट कर लेती है। पर वांग जी उन्हें ये श्योर करता है कि वो विंग और उसके बेबी का अच्छे से ख्याल रखेगा। इस बार वो कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। जब लैन फैमिली को पता लगता है कि विंग और वांग जी के बीच सब कुछ ठीक है, तो वो बहुत खुश होते हैं। वो लोग अब डिसाइड कर चुके थे कि विंग उनके साथ रहेगा। विंग को लाने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन तभी लिली की डिलीवरी डेट आ गई। उसे जल्दी इमरजेंसी में हॉस्पिटल भर्ती किया गया। सभी लिली के पास गए। लिली ने फिर से अल्फ़ा बेटे को जन्म दिया। सब उसके जन्म के पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब लिली भी अपने बेबी के साथ लैन मैंशन आ चुकी थी और अब सब विंग का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि लिली की डिलीवरी की वजह से विंग अभी भी मैडम यू के पास ही था। और जब विंग आया तब सब बहुत ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि विंग अपने बेबी के साथ पहली बार यहाँ आ रहा था। मैडम लैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो विंग को सीधा हक कर लेती और कहती है, फाइनली तुम आ गए बेटा, अपनी माँ को माफ़ कर देना, इस बार मैं अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तभी विंग कहता है, अब चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी। विंग और वांग जी अब फिर से एक नए राह पर निकल चुके थे। विंग ने जो अपना काम अधूरा छोड़ा था, अपने पापा का सपना, वो अब उसको पूरा करने की राह में निकल जाता है और वांग जी उसका पूरा सपोर्ट करता है। इस बार वो उसकी राह में नहीं आता, ना ही उसके साथ जाता है। इस बार वो विंग को अकेला छोड़ता है क्योंकि उसे पता है विंग कर लेगा इस बार। बस वांग जी अपने बेबी का ख्याल रखता है और अपने फैमिली बिजनेस में ही हाथ बटाता है। और विंग ने सच में कर दिखाया। विंग ने अपने फादर की कंपनी को ऊंचाई पर ले गया। विंग को इस कंपनी को ऊंचाई पर ले जाने में 5 साल लगे, पर वो फाइनली वो कर चुका था जो वो करना चाहता था। वांग जी, जिसने हमेशा विंग का साथ दिया, विंग के मुश्किल वक्त में उसका सपोर्ट किया, एक अच्छे अल्फ़ा की तरह जैसा विंग चाहता था। और इन 5 सालों में अब उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। विंग को बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड भी मिल चुका था। विंग अवार्ड लेकर उनके जिंगशी में आया। हाँ, वो लोग जिंगशी में शिफ्ट हो चुके थे करीब 3 साल पहले ही। 2 साल वो लैंड मैंशन में रहे और 3 साल पहले वो जिंगशी में शिफ्ट हो गए क्योंकि ये मैच वांग जी ने विंग के लिए बनाया था और वो चाहता था विंग के साथ यहाँ रहना। और 2 साल बाद विंग ने खुद कहा था कि जिंगशी चलते हैं। विंग और वांग जी विंग के अवार्ड को सेलिब्रेट कर रहे थे। उनकी बेटी भी उनके पास थी। परी कहती है, डैड, मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। मामा, आपको अवार्ड मिला। डैडा, कितनी अच्छी बात है ना, आप बेस्ट हो, मैं भी आपकी तरह बनूँगी। तभी वांग जी कहता है, हाँ तुम अपने मामा की तरह ही बनना, ठीक है, मामा बेस्ट है। तभी विंग स्माइल करता और कहता है, मैं उतना भी बेस्ट नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है, आप अमेजिंग हो, आप सबसे ज़्यादा अमेजिंग हो, आपके जैसा कोई नहीं है। आपने कितनी जल्दी अपनी डैड की कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचा दिया। तभी विंग कहता, पता है, माँ आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी।
वो तो कह रही थी कि मैं आज उन्हीं के पास आ जाऊँ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं कल आऊँगा। वो थोड़ा गुस्सा तो हुई पर वो समझ गई। वांग जी कहता है हाँ, अब वो मुझे ही बोलेगी, मेरी ही वजह से सब हुआ है। तभी विंग हंसता है और कहता है हाँ, उन्हें अभी भी थोड़ी बहुत तो शिकायत है होगी ना तुमसे। वांग जी कहता है हाँ, कोई बात नहीं, मुझे उनकी शिकायतें भी स्वीकार है। तीनों ही अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। परी सो जाती है, परी को वो दोनों सुला देते हैं। दोनों ही परी के अगल बगल लेटे हुए थे, परी उन दोनों के बीच में थी। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विंग कहता है क्या मुझे बेस्ट बिजनेसमैन बनने का इनाम नहीं मिलेगा? वांग जी कहता है क्या क्या? तभी विंग कहता है मैं चाहता हूँ परी को, आई थिंक एक भाई या बहन चाहिए होगी ना। वांग जी शॉक, क्योंकि परी के जन्म के बाद 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में विंग और वांग जी साथ थे, एक दूसरे के सपोर्टर बने हुए थे। वांग जी ने विंग को बहुत सपोर्ट किया, उसका ख्याल रखा, लेकिन वो लोग इन 5 सालों में एक बार भी इंटीमेट नहीं हुए। हाँ, एक बार भी नहीं, क्योंकि वांग जी बिल्कुल भी विंग को फोर्स नहीं करना चाहता था। वो विंग का कंसर्न चाहता था। वो चाहता था कि विंग अगर उसके करीब आए तो खुद से आए, ना कि वांग जी के कहने पर। इसलिए कभी वांग जी ने विंग को कहा नहीं। और विंग भी चाहता था अपने डैड के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए उसने ज़्यादा फोकस अपना उसी में रखा। हाँ, काफ़ी बार वो चाहता तो था पर उसने नहीं कहा, लेकिन आज वो ये सब खुद से कह रहा है। वांग जी कहता है क्या सच में? विंग अब खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। वांग जी भी जल्दी से विंग के पीछे पीछे आता है। विंग जो कि बाहर जाकर अब सीधा टेरेस पर चला जाता है। टेरेस पर जाकर वो ठंडी हवा का मज़ा लेने लगता है, क्योंकि हवा बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी चल रही थी। वांग जी कहता है आपने जो कहा, तभी विंग ने कहा तो क्या तुम अपनी बेटी को एक भाई या बहन नहीं दोगे? वांग जी कहता है आप सच में तैयार हो ना गगा? तभी विंग कहता है लंजा, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, गगा नहीं, गगा मत कहो। तभी वांग जी विंग के करीब आता और कहता है अगर मैं कहूँ कि मुझे गगा कहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो? विंग शर्मा जाता और कहता है तुम। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और कहता है मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या सच में रेडी हो? क्योंकि इन 5 सालों में बहुत कंट्रोल किया है, अगर कंट्रोल लूज़ हुआ तो खुद पर मैं काबू नहीं रख पाऊँगा। विंग जो कि वांग जी के करीब आता है, उसके आंखों में देखकर कहता है मैं तैयार हूँ। वांग जी अब विंग के बैग को टाइटली होल्ड करता है और कहता है सच में? विंग कहता है हाँ। वांग जी अब विंग के फेस को पकड़ता है, धीरे धीरे उसके करीब जाता है और उसके लिप्स को ग्रैब कर लेता है और उसे धीरे धीरे किस करना स्टार्ट कर देता है। और कब वो किस डीप किस में बदल जाती है, वांग जी और विंग को पता ही नहीं चलता। कब विंग वांग जी को कैरी करते हुए दूसरे रूम में ले जाता है, उसके क्लोथ रिमूव कर देता है, खुद के भी रिमूव कर देता है। और कब दोनों एक दूसरे के अल्फ़ा ओमेगा सेंट में खो जाते हैं और अपनी एक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड बना देते हैं, दोनों को पता नहीं चलता। नेक्स्ट डे तो विंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, पर वांग जी उसे हग किए हुए था और कह रहा था ज़्यादा दर्द हो रहा है। विंग कहता है तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वांग जी कहता है गगा आपने कहा था। तभी विंग कहता है भागो यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो, आप ऐसा नहीं कर सकते। विंग जो कि हंसने लग जाता है, कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। वांग जी कहता है आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी विंग कहता है क्या करो, छोड़ो मुझे। तभी वांग जी कहता है आपने मुझसे मजाक किया इतना गंदा, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, अब तो आपकी हालत और बुरी होगी। विंग कहता नहीं, पूरी रात तुमने बहुत बहुत ज़्यादा कर दिया है, मैं नहीं, अभी नहीं। तभी वांग जी कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं, और हाँ अब तो ये रोज़ होगा, एवरीडे मीन्स एवरीडे। विंग कहता है क्या एवरीडे, क्या बकवास कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? नहीं। तभी वांग जी विंग के लिप्स को ग्रैब कर लेता है ताकि विंग आगे कुछ बोल ही ना पाए, और ऐसे ही दोनों की एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली ये इसका लास्ट पार्ट था और ये स्टोरी एंड हो चुकी है। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे न्यू स्टोरी के लिए आइडिया भी दे सकते हैं कि न्यू स्टोरी मुझे कैसी लानी चाहिए, किसके ऊपर लानी चाहिए, आपको आगे किस तरह की स्टोरी देखनी है, आप मुझे वो बता सकते हैं ताकि मैं उनमें से एक स्टोरी पिक कर जल्दी से आपके लिए वही स्टोरी लेकर आ जाऊँ।
ओके। और हाँ, मैं बाकियों की भी स्टोरी लाऊंगी पर धीरे धीरे, ठीक है। वैसे तो मेरे पास खुद ही बहुत सी स्टोरीज हैं जो कि मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हाइप के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी ये जो वीडियो है वो आगे और लोगों तक पहुँचे और वो भी हमारी इस फंक्शन फैमिली का हिस्सा बने। ओके, तो मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। ओके, बाय।